तो इतनी सारी बातें आपको सब समझ में आ गई। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपको पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है, तो जो x की वैल्यू रखने से पॉलिनोमियल फंक्शन उसको जीरो करेगा उसे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, रूट नहीं बोलते हैं, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया गया है और फिर जो x उसको सेटिस्फाई करके जीरो कर रहे हैं वहां पे उसको रूट बोला जाता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन वर्ड यूज किया है तो फिर रूट नहीं यूज करेंगे, आप बोलेंगे जीरोस। ठीक, और अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन बोला है तो फिर आप जो है वहां पे रूट वर्ड का यूज करते हैं। तो आई गेस ये समझ में आ गया। ठीक है, तो यही लिखा हुआ देखिए यहाँ पे, पॉलिनोमियल इक्वेशन विल हैव रूट्स वेयर एज फॉर अ पॉलिनोमियल फंक्शन वी हैव जीरोस। और अगर आपको जीरोस दिए गए हैं किसी भी पॉलिनोमियल के तो उसकी हेल्प से आप जो है पॉलिनोमियल फंक्शन लिख सकते हैं। केवल एक ही अननोन रहेगा आपके पास, वो है ए। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल अभी सर ने लिया था कि उसके जो हमें जीरोस दिए गए वो अल्फा बीटा गामा है, तो ये जो फंक्शन है वो a टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। अगर वो कोफिशिएंट ऑफ x बता देंगे हमें कि जो हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या है, मतलब जो डिग्री 3 का कोफिशिएंट बाई चांस उनका 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, और ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा भी सबको समझ में आ गई होगी कि जितने डिग्री की जो है पॉलिनोमियल फंक्शन होता है उसके एग्जैक्टली उतने ही जीरोस होते हैं। अब उसमें से कितने रियल होंगे कितने इमेजिनरी होंगे ये सब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो आई गेस यहाँ तक के आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि जो सारे पॉलिनोमियल्स हैं उसमें से हमें फोकस करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो आपको पता ही है ना, क्लास 10 से ही आपको पता है कि क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं, जब डिग्री 2 हो जाती है ना। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है एक वेरिएबल में उसको हम लोग जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? ए वैसे ही जैसे वहां पे हम लोग ए को लीडिंग कोफिशिएंट कहते थे, यहाँ पर भी हम लोग ए को लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं, और जो सी होता है हमारा वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, क्लियर है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बोलेंगे? अगर हमने इस तरीके से लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो करके अगर हमने लिख दिया तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, और अगर ऐसे लिखा हम लोगों ने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो फिर हम उसे क्वाड्रेटिक फंक्शन कहेंगे या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर हम क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि ए जो है जीरो नहीं है, नहीं तो फिर अगर ए ही जीरो हो जाएगा तो फिर तो लीनियर हो जाएगा वो। समझ में आ रही बात सबको? बिल्कुल सिंपल सी बात है, आई गेस सबको पता ही होगा। और एक चीज जो आपने क्लास 10th में पढ़ रखी है ना, बेसिकली क्लास 9 से ही आप पढ़ने लगते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो एक तो फैक्टराइजेशन मेथड होता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा बोलती है कि जितनी डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है उतने उसके जीरोस होते हैं। जैसे मान लिया हमने लिखा x टू द पावर 12 प्लस 7x माइनस 9। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा fx है, तो इसकी डिग्री कितनी है 12, तो हम बोलेंगे इसके 12 जीरोस होंगे। क्लियर है? जितनी डिग्री उतने जीरोस। पॉइंट, ये बात सबको क्लियर है? जितनी डिग्री का हमारा पॉलिनोमियल होगा उसके एग्जैक्टली उतने जीरोस होंगे। फिर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये 3 मेथड से जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है समझ आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी नहीं आता है तो आप इसको रिवाइज करके आएंगे। ठीक है, क्योंकि वैसे तो आता ही होगा आप लोगों को फैक्टराइज करना, है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, हाँ, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है क्रिस, है ना, कोई भी रियल सर वैल्यू। हाँ बोलिए। सर क्या आप ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड दोबारा सिखा सकते हैं?
हाँ बिल्कुल, अगर आज आज टाइम बच जाएगा तो जरूर जो है मैं इसको सिखाऊंगा, बहुत सारी चीजें कवर करनी, लेकिन बाद में जरूर मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी वैसे सर कोई तब यूज दिल्ली नहीं, अभी इसका आज कोई यूज नहीं होने वाला है, वी हैव टू कंप्लीट, ठीक है। मैं जरूर आपको सिखा दूंगा आज ही, अगर जो है जल्दी हम लोग कवर कर लेंगे। और आई गेस आप लोग अगर रेडी है तो हम लोग 10 मिनट एक्सटेंड कर लेंगे। रेडी है आप लोग 10 मिनट एक्सटेंड करने के लिए? फटाफट बोलिए यस नो। यस रेडी सर। सर। और ओके, तो फिर हम आज ही इसको कवर कर लेंगे कि कैसे जो है हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करते हैं, ये ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमारा हाँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप टाइप कर दीजिए आप जो भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हम लोग, आज हम लोग कवर करेंगे इसको, ठीक। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सम ऑफ द रूट तो पता है मेरे को, डिफरेंस ऑफ द रूट ये भी कोई कंसेप्ट है, बिल्कुल है। देखिए क्या कंसेप्ट है, यहां समझ लेना, डिफरेंस ऑफ रूट का मतलब मॉड अल्फा माइनस बीटा होता है, लिख लो। डिफरेंस ऑफ रूट का मतलब मॉड अल्फा माइनस बीटा। मॉड क्यों लगाया कि हमें क्या पता बड़ा कौन है, अल्फा बड़ा कि बीटा बड़ा, इसलिए मॉड लगा लिया। अच्छा, फिर देखो साहब ऐसा है कि हमने सुना है कि मॉड एक्स का मतलब जो होता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर होता है, सुना है ना आपने भी। इसका मतलब ये कि इसका मतलब हो जाएगा रूट में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा लिख सकते हैं, 10th में पढ़ा है हमने ऐसा। भाई ये इसे ऐसा लिखते हैं, ये आपने पढ़ा है 10th। अच्छा, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे आप अल्फा प्लस बीटा बोलिए है वो माइनस बी बाई है, वो माइनस बी बाई ए है। अच्छा, माइनस बी बाई ए का स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया, 4 अल्फा बीटा की जगह सी बाई हो गया। फाइनली जिनका एलसीएम पता है वो जानते हैं ए स्क्वायर ऊपर हो जाएगा बी स्क्वायर -4 AC हो जाएगा ना बेटा। इसी को कुछ लोग रूट ओवर डी, डी भी तो बोल सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और नीचे वाला ए बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट डी बाई है। तो इसका मतलब ये कि जब भी कोई डिफरेंस ऑफ रूट पूछेगा तो रूट ओवर डी बाई है बोलेंगे, है ना भाई। अच्छा, इतना तो पता होगा। हाँ, तो ये जबरदस्त कंसेप्ट को जानने के बाद अपन आ जाते हैं। अगले ने पूछा डोर माने डिफरेंस ऑफ रूट, बोले तो अल्फा माइनस बीटा, बोले तो रूट ओवर बी स्क्वायर -4AC अपॉन ए। इसमें ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -2 कर दू, रख देते हैं भाई। अंडर रूट बी का स्क्वायर 1 -4 इंटू ए की जगह 1 इंटू -2 अपॉन में नीचे कितना 1, कुल मिला के कितना हो गया अंडर रूट 9 बाई 1। क्यों, क्या कहते हो आप लोग, है ना भाई। ओके, फाइनली आंसर इज 3, डिफरेंस ऑफ रूट इज 3, सही है। अच्छा, वैसे भी एक तरीका मेथड 2 बता देता हूं, सेकेंड मेथड। सर मैंने तो इसको सॉल्व ही कर लिया था सर, ये x -2 इंटू एक्स प्लस 1 बन गया था, उससे क्या हुआ रूट आ गया सर मेरे पास 2 और -1। फिर मैंने क्या किया, डिफरेंस निकाल दिया। सर डिफरेंस ऑफ रूट का मतलब क्या होगा, 2 माइनस -1, बोले तो आंसर इज 3, सही है। तो मैं ऐसे भी कर सकता था, लेकिन याद रखना ये कंसेप्ट है, भूलना मत, ये बाद में फंसा देगा। ये तो हर बार रूट दे, आप रूट थोड़ी निकाल लोगे हर बार, पता ही होगा, ठीक है। अच्छा, जिन्हें ये यहां तक याद आ गया उन्हें एक बार जरा 10th का भी एक विजिट करवा देते हैं, फटाफट से लिख लें, आगे चलें बच्चे, ठीक है। लिख लो आप आराम से, कोई चिंता की बात नहीं, मैं बात थोड़ी ना हूं, चलें, है ना। चलो मेरे दोस्तों देखो, एक 10th की चीज रिविजिट कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक है, इसके रूट अल्फा बीटा है ना। तो याद है सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट कितना होता है, हाँ सम ऑफ रूट बोले तो अल्फा प्लस बीटा, सही है। और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, माइनस का बी बाई। अगर किसी ने पूछा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए, होता है ना। अच्छा, अभी अभी क्या सीखा, डिफरेंस ऑफ रूट, इसका मतलब कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, लेकिन मॉडुलस लगा के कितना होता है, अभी क्या सीखा था, रूट बी बाई, ठीक है ना। इसे मैं प्यार से अगर सोर बोल दूं चलेगा, इसे पोर बोल दूं चलेगा, इसे डिफरेंस ऑफ रूट डोर बोल देते हैं, ठीक है ना, सोर पोर डोर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो होता है डिफरेंस ऑफ रूट। तो उससे आपको याद रखना है फॉर्मूले को, ठीक है, उससे आपका टाइम सेव होगा। रूट डी अपॉन मॉड ए, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, बड़े से छोटे को
घटाते हैं जब भी, तो उसको डिफरेंस बोला जाता है। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता है, लेकिन कहीं पे भी अगर डिफरेंस लिखा हुआ है तो वो बड़े से छोटे को ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, इसलिए वो हमेशा पॉजिटिव होता है। सबको पता होगा कि जो रूट में चीज लिखी रहती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। सबको पता है बात कि रूट में अगर कोई चीज लिखी हुई है तो वो पॉजिटिव है, तो न्यूमरेटर यहाँ पे पॉजिटिव है। लेकिन ए कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे मॉड ए लिखा गया है। तो हमेशा ध्यान रखें आप, रूट डी अपॉन मॉड ए। ठीक है, ये डिफरेंस ऑफ रूट है। बाकी तो कोई इतनी बड़ी सी बात नहीं थी, इजी था। ये तो पता ही होगा सबको, सम ऑफ रूट्स पता है ना सबको। क्लास 10 में काफी क्वेश्चन आपने कर रहे होंगे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सी बाई ए। और ये नई चीज होगी ना आपके लिए, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, सबको याद होना चाहिए। ठीक है, रूट डी अपॉन मॉड ए, क्लियर। हाँ, लास्ट वाला डिफरेंस ऑफ रूट दैट इज नोन एज रूट डी बाई मॉड ए। और डी क्या होता है, डी डिस्क्रिमिनेंट होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आप याद करिए और जो है फटाफट आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, जो भी डिफरेंस से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मॉड ए, जैसे मान लीजिए नीचे अगर -3 आ गया तो -3 का को क्या करोगे, मॉड मतलब पॉजिटिव लिखना है तो 3 लिख देना। जैसे मान लो आ गया √27 अपॉन मॉड -3, तो क्या करोगे आप, √27 डिवाइडेड बाई 3 लिख दोगे। ठीक है, ये मॉड। ठीक है, तो चलिए अब ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ पॉइंट आपको आते होंगे इसमें से, कुछ कुछ पॉइंट आपको नहीं भी आते होंगे, लेकिन अब इसके बाद आपको सारे पॉइंट आने चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अगर A1 है और D अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर आता है, D पता है ना आपको, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने निकाला, वो परफेक्ट स्क्वायर आ गया, मतलब जैसे 9 आ गया, ये 81 आ गया, ये 4 आ गया, 121 आ गया, इस टाइप की चीज आ गई। ठीक है, ए ध्यान रखना A1 होना चाहिए। और बी और सी अगर आपके इंटीजर हैं, बी और सी क्या होती है, यही ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो बी और सी, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट, और सी क्या है जो एब्सोल्यूट टर्म था। तो ये अगर इंटीजर है और A1 है और D परफेक्ट स्क्वायर आया तो हमारे जो रूट्स होते हैं वो इंटीजर होते हैं। याद रखना है आपको ये पॉइंट। ठीक है, याद रहेगा। ये बात आपको पहले से ही पता होगी कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होने के लिए D ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होने के लिए जो है आपका D क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। इक्वल रूट्स होने के लिए क्या कंडीशन होती है, D इज इक्वल टू 0 होता है। सही है, और अगर D लेस देन 0 है तो आपके जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इमेजिनरी। अगर D लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स इस फॉर्मेट में लिखे, जब आएंगे तो बताया जाएगा आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर करके चैप्टर भी रहेगा जहाँ पे आप इस बात को सीखेंगे। यानी रूट्स विल बी ऑफ द फॉर्मेट p प्लस आयोटा क्यूब, p माइनस आयोटा क्यूब, जहाँ पे आयोटा रूट ऑफ -1 होता है। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग अलग जगह पर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप ये समझ लो, D अगर निगेटिव आया तो हमारे दो रूट्स जो आएंगे वो इमेजिनरी रूट्स होंगे और p प्लस आयोटा क्यू और p माइनस आयोटा क्यू के फॉर्म में होंगे, जिन्हें कॉन्जुगेट पेयर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब जो एक दूसरी बात है जो इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए ये कंडीशन है, यहाँ देखो एक कंडीशन लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और ए बी सी सारे क्या है, रेशनल नंबर। क्यों मतलब रेशनल नंबर, क्यों क्या है बच्चों, रेशनल नंबर। और अगर हमारा डी इसके बाद, ठीक है, ये यहाँ पर हम लोग पहुंच गए, इस कंडीशन के साथ हम लोग यहाँ पहुंचे। ठीक है, तो अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, इर्रेशनल रूट्स होंगे।
अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, इरेशनल रूट्स होंगे, और वो कॉन्जुगेट टाइप से होंगे, p प्लस रूट क्यू p माइनस रूट क्यू। जैसे मान लीजिए एक रूट 3 प्लस रूट 2 है, तो अगला रूट जो है आपका वो 3 माइनस रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, और जो ए बी सी है वो सारे रेशनल नंबर होने चाहिए, कोई भी उसमें से इरेशनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेशनल रूट्स होने के लिए इसी में क्या कंडीशन है, देखो जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं था तो कैसे रूट हो गए थे, इरेशनल। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर हो गया, डी अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो फिर रूट्स कैसे हो जाएंगे, रेशनल। लेकिन ध्यान रहे कि ए बी सी भी रेशनल होने चाहिए, है ना, ये तो कंडीशन ऊपर ही लिखी हुई है, ठीक है। और इंटीजर वाला पहले ही पॉइंट बताया गया है कि उसमें ए 1 होता है, बी सी जेड होता है, और डी परफेक्ट स्क्वायर होता है, तब आपके रूट्स इंटीजर होते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पेज है ना, इस सारी बातों को आपको अच्छे से जो है लिख लेना है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, समझ में आ गई आपको बात। तो ये सब आपको धीरे धीरे याद करना होगा, वही सारी बातें देखो यहाँ पे लिखी हुई हैं, उसी को एक डायग्राम के द्वारा शो किया गया है कि अगर डी 0 हो जाए तो रूट्स क्या हो जाएंगी, रिपीटेड रूट्स हो जाएंगे, मतलब दोनों रूट्स सेम आएंगी, ठीक है। और वो जो रूट की वैल्यू है वो अभी आगे ये सब पढ़ोगे, आपकी ग्राफ वगैरह जब आप देखोगे तो वो आपको समझ में आएगा। अभी के लिए आप ये समझोगे जो रूट आती है वो -b/2a होता है, ठीक है। जब दोनों रूट सेम होती है तो जो रूट आता है वो -b/2a होता है। अब d अगर 0 नहीं है, ठीक है, तो या तो पॉजिटिव होगा या तो लेस देन 0 होगा। अगर d लेस देन 0 है तो पक्का इमेजिनरी रूट्स होंगे और कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 + 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, प्लस माइनस का अंतर रहेगा आयोटा के सामने। d अगर ग्रेटर देन 0 है और d अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर आपके इरेशनल रूट्स होंगे, लेकिन d अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो आपके रेशनल रूट्स होंगे। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ये मेन पॉइंट है, ठीक है, दिस इज द मेन पॉइंट, इसी के ऊपर आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। देखो जब चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा तब आपको एंटायर क्लास नोट्स मिलेंगे, उसके पहले नहीं मिलेंगे, उसके पहले आपको लिखना होगा रिकॉर्डिंग देख के। अगर कोई पॉइंट आपका रह जाता तो आप रिकॉर्डिंग देख के उसको लिख लीजिएगा, लेकिन आपको पूरे क्लास के जो नोट्स होंगे वो वंस ये चैप्टर फिनिश होगा तो एक साथ में मिलेगा, ठीक है। सो फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको चेक करना है कि नेचर क्या है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो पहला वाला हम लोग करने जा रहे हैं, आप लोग भी करिए। 2x² - 7x + 4 = 0 है, तो सबसे पहले आप इनके कोफिशिएंट्स को देख लीजिए। तो 2 - 7 4 इंटीजर है ना, या हम ये भी बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर है। तो यानी कि ए बी सी जो है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, क्यू को। तो नेक्स्ट चीज क्या चेक करेंगे हम लोग, डी को चेक कर लेते हैं। डी क्या होता है बच्चों, b² - 4ac, ठीक है। डी क्या होता है, b² - 4ac। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -7 दिख रहा है आपको। x का जो कोफिशिएंट होता है वो -7 होता है, उसका स्क्वायर करिए आप 48 आ गया। -4 टाइम्स a की वैल्यू क्या है, देखो जो x² का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, यानी कि 2 लिखे यहाँ पर। और c कितना है आपका 4। अब बताइए जरा क्या आ रहा है, 49 और 4 to 8 32, करेक्ट। 17 आया। अब 17 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, 17 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। 16 होता तो परफेक्ट स्क्वायर होता, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके रूट्स कैसे होंगे, इरेशनल, है ना। तो रूट्स कैसे होंगे, इरेशनल रूट्स। तो ये हम लोग बता पा रहे हैं कि रूट्स इसके इरेशनल होंगे, और डी क्योंकि पॉजिटिव आया है इसलिए डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब दो होंगे, दो अलग अलग रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और इरेशनल रूट्स होंगे। तो आई होप ये पहला वाला पार्ट सभी को क्लियर हो गया। डी चेक करते हैं हम लोग, ठीक है, डी से हमें पता चलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें x² का कोफिशिएंट तो 1 है ना, और ए बी जो बताया इन लोगों ने रियल नंबर बताया है, ठीक है, मतलब रेशनल वगैरह नहीं बताया है,
केवल रियल नंबर बताया, मतलब कि इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। और अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए एक्स कैपिटल ए बी यूज कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ए स्मॉल ए बी तो इन लोगों ने यूज कर लिया। तो यहाँ पे जो कैपिटल ए है वो 1 है, वो तो इंटीजर है, लेकिन जो बी है वो क्या है, -2 टाइम्स ए प्लस बी, करेक्ट। और सी जो है वो क्या है, देखो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, कैपिटल बी स्क्वायर -4 टाइम्स कैपिटल ए इंटू सी। तो निकाला क्या किसी ने, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए आप, तो 4 टाइम्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट है। बी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ए प्लस बी है, तो 4 टाइम्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। -4 टाइम्स ए की वैल्यू देखो 1 है, तो बस केवल मुझे सी लिखना है यहाँ पर, तो 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है। 4 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, और a प्लस बी स्क्वायर को क्या करेंगे, ओपन कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ से देखिए आप जरा, माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, कुछ समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि बच क्या है, -a² माइनस बी स्क्वायर और +2ab। अब एक काम कर सकते हैं, आप माइनस को भी कॉमन ले लीजिए, तो ये -4 हो गया, और इसको आप पहचानते होंगे कि ये कौन है, a माइनस बी, करेक्ट। सो दिस इज -4 टाइम्स a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और a और b बराबर नहीं हो सकते, यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, यानी कि d 0 नहीं होगा। आप मुझे बताइए d पॉजिटिव है कि d निगेटिव है, सब लोग लिखेंगे d पॉजिटिव है कि d निगेटिव है, फटाफट। सर नेगेटिव। निगेटिव, ओके। हाँ सनी, आपको कहाँ से समझ में नहीं आया, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, बताइए कौन से स्टेप में आपको प्रॉब्लम है सनी। डी निगेटिव है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या हो गया, निगेटिव, तो मैक्सिमम सभी बच्चों ने लगभग बता दिया। ओके, सनी को पहला स्टेप समझ, ये डी डिस्क्रिमिनेंट है, बी स्क्वायर -4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक, इसको आपको याद करना है, इट्स अ डिस्क्रिमिनेंट, ओके। और बी की जगह आप -2 टाइम्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर करिए, बाकी तो कैलकुलेशन है, बस सिंपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता ही है सबको, ठीक है। तो ये आपने देखा कि ये पॉजिटिव इंटू निगेटिव होके निगेटिव हो गया। अब मुझे बताइए कि अगर आपका डी निगेटिव है, अगर डी निगेटिव है तो फिर क्या बताया गया था रूट्स के लिए, सनी डी निगेटिव है तो फिर क्या कंडीशन थी, अभी हो सकता है कि याद ना हो आप लोगों को। इमेजिनरी। हाँ बिल्कुल, थर्ड स्टेप फिर से समझा दूं, ओके। यहाँ तक बाकी लोगों को आ गया कि ये इमेजिनरी होगा, ठीक है। डी की वैल्यू देखो, डी को देखिए आप, एक्स का कोफिशिएंट -2 टाइम्स ए प्लस बी है सनी, है ना। तो देखो यहाँ पे जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, जो कांस्टेंट होता है वो हमारा सी होता है, याद देखो, जो बिल्कुल किसी भी एक्स के साथ नहीं लिखा है वो 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थर्ड स्टेप कोई पूछ रहा था, जस्ट मैंने ओपन किया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये 4 यहाँ पर भी और 4 यहाँ पे भी, दोनों जगह से 4 बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, -2, है ना। 4 चला गया, 4 चला गया तो 1 बचा ना, 2 इंटू 1 इज 2, तो -2 ए स्क्वायर, और फिर माइनस को अंदर भेज दीजिए तो -2 बी स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर में से आप 2 ए स्क्वायर घटाओगे तो -a स्क्वायर बचेगा, बी स्क्वायर में आप 2 बी स्क्वायर घटाओगे -b स्क्वायर, क्लियर है। और फिर चौथे स्टेप में हम लोगों ने माइनस को कॉमन ले लिया, और फिर तो बहुत ही आसान, ठीक है। तो आई होप कि अब सबको समझ में आ गया है, ठीक है। जो भी मतलब जो भी पॉइंट आपको ना समझ में आए उसको आप एक बार अपने आप पेन चलाएंगे, थोड़ा सा लिखेंगे आप, तो आ जाएगा। वॉइस क्रैक कर रही है तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, आई डोंट थिंक कि सबको क्रैक कर रही होगी, क्या सबको क्रैक कर रही है, नहीं तो मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए 5 सेकेंड लीजिए, हाँ मुझे लग रहा है आपकी तरफ से है, ठीक है।
तो लेट मी डू वंस कि मैं कर देता हूँ, है ना, कि अगर किसी को थोड़ा बहुत भी दिक्कत है तो। ठीक है, अब सही आ रहा है। ये सारा आपने कवर कर लिया है ना, यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई, क्वेश्चन भी आ गया। ठीक, तो चलते हैं। अब आपको डी लेस देन जीरो के केस में इमेजिनरी रूट, अब जो चीज पढ़ाई जाएगी ना, थोड़ा सा भाई लेवल अप होगा। आप लोग अब 11th में है ना, अब जो चीज पढ़ाई जाएगी बहुत ध्यान से हर एक पॉइंट आप नोट करिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस लेवल है। ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि आपको ध्यान से समझना होगा, इतना मुश्किल नहीं है ना, लेकिन पॉइंट्स काफी हैं, तो सब पॉइंट्स आपके पास नोटेड रहने चाहिए, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। फिर आप देखोगे कि किस तरीके से इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन बनते क्वाड्रेटिक में। ठीक है, तो लेवल थोड़ा सा बढ़ने जा रहा है बच्चों, इसीलिए मैं पहले से बोल रहा हूँ कि आपको 100% कंसंट्रेशन के साथ सुनना होगा जो सर बोलने जा रहे हैं। अगर आपने इधर उधर किया, थोड़ा भी आपने कंसंट्रेशन, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। पहले से वार्निंग है इस बात की। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहला, अगर किसी ने लिख दिया दोनों रूट पॉजिटिव है, अब इसे कैसे समझते हैं? किसी ने लिखा दोनों रूट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कि लिख लीजिएगा अल्फा और बीटा दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव रूट से। थोड़ी सी देर के लिए सारे कमेंट्स और कमेंट्स का रिप्लाई रोक लीजिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभार आप कोई बात अपनी तरह से रख करके वेट कर रहे होते हैं कि आपके जो ट्यूटर भैया हैं वो आपकी हेल्प करने के लिए आप जवाब देंगे। आप फॉलो अप में वेट करते रहते हैं, मैं यहां से आगे चला जाऊंगा, मेरा वीडियो नहीं रुकेगा ना। तो बेटा आपको जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अल्फा बीटा दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव, पहली। लेकिन शुरुआत ही यहीं रोक लो। अल्फा बीटा दोनों हैं, हाँ अल्फा बीटा दोनों हैं, इसका मतलब ये कि दोनों रूट रियल हैं, माने पहली कंडीशन होगी कि डी पॉजिटिव। अच्छा, दो पॉजिटिव का सम कितना? दो पॉजिटिव का सम कितना होता है? पॉजिटिव, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये कि सम ऑफ रूट पॉजिटिव होगी। दूसरी कंडीशन, दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट कितना होता है? पॉजिटिव, इसका मतलब प्रोडक्ट होगी। मतलब जब भी ये लाइन दिखेगी मुझे, मैं तीन कंडीशंस एक के बाद एक अप्लाई करूंगा और जो तीनों से आंसर आएंगे उनके बीच इंटरसेक्शन करूंगा। लिख लो, ठीक है ना? हाँ, मैं इसीलिए इतना धीरे धीरे के साथ बात कर रहा हूं। अब सुनो अगला, अगर कल को दोनों रूट नेगेटिव निकल जाए तो हमारा ये अगला क्वेश्चन हो गया। अगर दोनों रूट नेगेटिव निकल गए, इसका मतलब अल्फा बीटा दोनों कैसे हैं? रूट से। अगर अल्फा बीटा दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब पहला काम अल्फा बीटा दोनों है माने रियल है। अब दो नेगेटिव का सम बोलो, नेगेटिव। दो नेगेटिव का प्रोडक्ट सोचो, पॉजिटिव। तो मतलब अगर दोनों रूट नेगेटिव क्वेश्चन में लिखा आ जाए तो ये तीन कंडीशन अप्लाई करके लास्ट में क्लब कर दो। ठीक है, चलता हूं अगला। अगर रूट्स अपोजिट इन साइन लिखा हुआ जाए, पहली बात रूट्स अपोजिट इन साइन लिखा आ जाए, ठीक है, तो माने एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव। या इसमें यहां पे बात समझ लेना भाई, इसमें एक क्लैरिटी के साथ एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, क्लियर है? अच्छा, अगर एक रूट नेगेटिव एक रूट पॉजिटिव हो जाए, ठीक है ना, तो हमको क्या करना है? हमको ये बात को समझ के चलना है क्या कि ये, इसके लिए हम बोलेंगे डी ग्रेटर देन जीरो, पहली कंडीशन, क्योंकि दोनों रूट अपोजिट है तो दोनों रूट अलग अलग है। अलग अलग को इंग्लिश में बोलते क्या है? डिस्टिंक्ट, ठीक है ना? अच्छा, अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो हम क्या करते हैं ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होने पर दोनों का सम, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का सम क्या जाने कौन क्या होता है? मतलब आप कहोगे जीरो होता है, अरे नहीं नहीं, दोनों बराबर होंगे तो जीरो होगा। लेकिन अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर, दोनों का सम कैसा होगा? पॉजिटिव का नेगेटिव को कोई नहीं जानता, तो हम सम ऑफ रूट पे नो कमेंट पे चलेंगे, माने हटा देंगे। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, दो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का गारंटेड प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, माने आपको इस कंडीशंस में जब भी दोनों रूट अपोजिट इन साइन लिखा मिल जाए, आपको तुरंत ये दो कंडीशंस अप्लाई करनी।
ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ गई तो यहां आपको एक और चीज भी करनी है, ये रूट्स अपोजिट इन साइन का से एक हमारे को एक लिंक और मिल जाता है, एग्जैक्टली वन रूट पॉजिटिव, ठीक है ना, या एग्जैक्टली वन रूट नेगेटिव। ये दोनों की दोनों बातें इसी में अंदर अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन कैसे हैं मैं क्वेश्चन के साथ सिखाऊंगा। इसमें एक छोटा सा पेज है, वो कैसे निकलेगा मैं सिखाऊंगा क्वेश्चंस के दौरान, ठीक है। लेकिन ये उसकी एक तरह से यूं समझ लो 90% कंडीशन, ठीक है। एक जगह जाकर के जहां प्रॉब्लम आ सकती है वो है मैं आपको क्वेश्चंस के दौरान बता, ठीक है। बहुत अच्छी बात चल रही, बहुत क्लासिक है ना। अगला क्या है, रूट्स अपोजिट इन साइन बट इक्वल। दोनों रूट साइन में अपोजिट है परंतु बराबर है। बराबर है कहने का मतलब एक अगर अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा हो गया। हाँ, एक अगर अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा हो गया, क्योंकि दोनों समान है, दोनों समान है मैग्नीट्यूड में, परंतु साइन में अपोजिट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहां एक बात तो पक्की होगी क्या कि देखो, क्योंकि दोनों एग्जिस्ट करते हैं इसलिए d ग्रेटर देन 0, बिल्कुल अलग अलग है। और साथ में आपको क्या अप्लाई करनी है, एंड पैरेलली दोनों का सम 0 होगा। दो अल्फा और माइनस अल्फा का सम कितना होगा 0, और प्रोडक्ट कैसा होगा माइनस का अल्फा स्क्वायर। उसकी कंडीशन की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारी सिर्फ इसी एक कंडीशन में बात चलती है, ठीक है। आ जाओ ई पे लिख लो फटाफट से, एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव। एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव अगर आपको मिल जाए, ये लाइन लिखी हुई, इसका मतलब होता है कम से कम एक रूट पॉजिटिव। कम से कम एक रूट कैसा है भाई, पॉजिटिव। कम से कम एक रूट पॉजिटिव होने का मतलब है, जैसे मेरे को किसी ने कहा मेरे को मान लीजिए मेरे सामने 2 रोटियां रखी हैं, ठीक है ना, और मैंने ये बोल दिया कि मैं कम से कम एक रोटी तो खाऊंगा ही खाऊंगा। इसका मतलब ये कि मैं हो सकता है ठीक एक रोटी खाऊं या फिर दोनों खाऊं। ऐसा नहीं होता कि फिर मैं खाऊं ही नहीं, क्योंकि मैंने बोल दिया कि मैं कम से कम एक रोटी तो खाऊंगा ही खाऊंगा। तो इसका मतलब सामने है ही 2 रोटियां, तो इसका मतलब या तो मैं एक रोटी खाऊंगा या दोनों खाऊंगा। तो वैसी वाली बात है। तो अगर सोचो जरा, एक 2 ही रूट है, उनमें से एक रूट मतलब कम से कम एक रूट पॉजिटिव रखना है, या तो ठीक एक रूट पॉजिटिव है या दोनों पॉजिटिव होंगे। अब अगर ठीक एक रूट पॉजिटिव हो गया तो ऊपर की कंडीशन सी आ गई, और दोनों रूट पॉजिटिव हो गए तो ऊपर की कंडीशन ए आ गई। और हमें तो दोनों एक साथ चाहिए, तो हम तो ए और सी का यूनियन करेंगे। हाँ, इंटरसेक्शन नहीं करेंगे, ये या ये, ठीक है ना। या और या माने यूनियन, याद कर लो, या माने यूनियन, सही है। अच्छा, इसका उल्टा हो जाता तो सर, अगर एटलीस्ट वन रूट नेगेटिव हो जाता तो क्या होता, तो हम एटलीस्ट वन रूट नेगेटिव जो हमारी ऊपर कंडीशन थी, ये मैंने खुद ने लिखी है लाइन से, ठीक है ना, सी है ना, वही वाली बात यहां पे भी उठती। और दोनों रूट नेगेटिव है बी पॉइंट, और हम क्या करते बी और सी का कॉपी में उतारते चलना। कॉपी जरूर बराबर, नोट्स एकदम बराबर बनते चलने चाहिए। मेरे पास में कई बार जगह से बहुत बच्चे अप्रोच इस तरह से भी करते हैं, और मेरे को पता भी चलता है, आपके ट्यूटर भैया लोग भी बताते रहते हैं क्या कि कई स्टूडेंट्स अब मैथ्स के अंदर बराबर नोट्स बना रहे हैं, बराबर नोट्स बना रहे हैं, और पिछले कम से कम नहीं करते हुए पिछले 7-8 सेशन से वो धीरे धीरे चीजों को हैंडल करना सीख गए। आप कैसे मिस कर रहे हैं? देखिए, हो सकता है कि आपका साथी आपको पता भी नहीं लगने दे रहा हो कि वो बराबर काम कर रहा है। हाँ, क्योंकि आप आपस में सिर्फ चैट के रास्ते से एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसीलिए आपको हमेशा अपना पहले ध्यान देना है कि मेरे से बराबर बनते रहना चाहिए। चलिए आगे, नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है, दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इसका मतलब एक रूट अल्फा तो दूसरा 1/अल्फा है कि नहीं। इसका मतलब ये कि दोनों रूट हैं, और दूसरा तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि अगर पॉजिटिव रूट है तो आपको पता है कि भाई दोनों रूट अगर पॉजिटिव, मान लो 2 और 3 है तो भाई उनका सम तो होगा ही पॉजिटिव, करेक्ट बात है। दोनों पॉजिटिव तो सम पॉजिटिव होगा, मल्टीप्लाई भी करोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दोनों निगेटिव हैं तो आप जब सम करोगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो सम ऑफ रूट्स निगेटिव, और जो है प्रोडक्ट निगेटिव निगेटिव का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि बोथ बोथ है ना, तो मतलब रूट है, तो ऐसा नहीं कि इमेजिनरी है, क्योंकि जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं उनका कोई साइन नहीं होता, उनको आप पॉजिटिव निगेटिव नहीं बोल सकते, ठीक है, वो तो है ही नहीं, इमेजिनरी है, ख्वाबों में है, ठीक है। तो वो ना तो पॉजिटिव होते ना तो निगेटिव, इसीलिए यहाँ पर
डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की कंडीशन लिख रहे हैं। अच्छा, जब रूट्स अपोजिट इन साइन होते हैं तो आपको पता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो सम के बारे में आप नहीं बोल सकते, है ना। पता नहीं नेगेटिव वाला बड़ा हो या पॉजिटिव वाला बड़ा हो, उसके बेसिस पे आप सम के बारे में बता पाओगे। तो यहाँ तो केवल इतना बोला गया कि रूट्स अपोजिट इन साइन है, तो वैसे सिनेरियो में प्रोडक्ट ऑफ रूट लेस देन 0 होता है। और एक मैं बात आपको बता दूं जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है, वो ये है कि जब भी रूट्स अपोजिट इन साइन आए तो केवल आपको यही चेक करना है। ये कंडीशन आप नहीं भी चेक करोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। ये आपका समय बचाएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको पता है कि मैं समझा भी देता हूँ कि ऐसा क्यों है। जैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट है c बाई ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको पता है c बाई ए। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब c और a का साइन कैसा है, अपोजिट। c और a का अपोजिट साइन होगा, तभी तो प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है भाई। अब d को जरा आप चेक करना, d की वैल्यू है b² माइनस 4ac। अब अगर a और c अपोजिट साइन के तो a और c का प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और b² पहले से पॉजिटिव है तो d अपने आप ही पॉजिटिव हो जाता है। तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती है कि d पॉजिटिव है, ठीक है। तो रूट्स अपोजिट इन साइन के केस में आप टाइम कैसे बचाओगे, आप कभी भी d ग्रेटर देन 0 चेक ही नहीं करोगे, आप केवल प्रोडक्ट ऑफ रूट लेस देन 0, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। और रूट अपोजिट इन साइन एंड इक्वल है तो फिर आपको पता है कि अगर एक अल्फा एक माइनस अल्फा है तो उनका सम ऑफ रूट तो 0 हो ही जाएगा, है ना। तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव है तो फिर ये आपको सर ने भी समझाई कि या तो एक रूट पॉजिटिव हो या दोनों रूट पॉजिटिव हो, और दोनों की जो कंडीशन आए उनमें यूनियन लगाना है, क्योंकि दोनों कंडीशन हो रही है ना। तो इसका भी आंसर और प्लस इसका भी आंसर, वही बात ये भी, एटलीस्ट वन रूट नेगेटिव, ओके। और रूट्स अगर रेसिप्रोकल हैं तो फिर जब रेसिप्रोकल है तो आप प्रोडक्ट करोगे तो 1 आ जाएगा, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 है। डी ऑब्वियसली अगर रूट्स हैं, है ना, रेसिप्रोकल वगैरह वर्ड यूज कर रहे हैं वो लोग, तो इसका मतलब रूट है, रूट अगर है तो फिर डी ग्रेटर देन 0 होगा। क्या चीज, अगर ये अपोजिट एंड, हाँ तब आता तो है ही, पर आपको करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अपोजिट एंड इक्वल में भी साइन उल्टा है ना, तो भी आपको डी चेक करने की जरूरत नहीं है। सेमी पॉइंट तो हो गया ना, बस वहाँ अलग अलग था। यूनियन मतलब कि जैसे 2,3 कहीं लिखा है और कहीं 4 लिखा है, तो इन दोनों कंबाइन करके हमारा आंसर 2, 3, 4 ये भी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग सेट थ्योरी, जिसको भी यूनियन इंटरसेक्शन नहीं आता है, थोड़ा सा सेट थ्योरी आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्लियर है पॉइंट, यहाँ बात सबको समझ में आ गई है। तो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे और ये सारे पॉइंट्स कवर करे जाएंगे, इसलिए बड़े ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शुरू होता है क्वेश्चन, कंडीशन एक एक सॉल्व